नमस्कार, आप देख रहे हैं सूरज टाइम्स नाउ। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। लोकसभा 2024 चुनाव का आगाज हो चुका है, जहां प्रथम चरण का मतदान पूरा हो चुका है, जिसमें 102 सीटों पर मतदान हुआ। ऐसे में सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इंडिया गठबंधन भी इसमें पीछे नहीं। इंडिया गठबंधन भी तैयारी में पूरी तरह जुट गया है। ऐसे में आज प्रयागराज में कांग्रेस कार्यालय में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें महानगर अध्यक्ष और संयोजक समेत कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि महंगाई और बेरोजगारी मुख्य मुद्दे हैं। जनता इन्हीं मुद्दों पर मतदान करेगी। इंडिया एयरलाइंस को भारी से भारी मतों से विजय बनाएगी। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा, रोटी दाल खाना भी आज मुश्किल हो गया है। दाल की कीमत आसमान छू रही है। इस प्रकार गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया। आम जनता त्राही त्राही कर रही है। ऐसे में इंडिया एयरलाइंस जहां सरकार बनाने जा रही है, रायबरेली और अमेठी सीटों के लिए उन्होंने बताया समय आने पर प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव 24 तो है हो चुका है, एक खत्म हो चुका है और अब जो है 2 सीटें हैं यहाँ पर प्रयागराज में, एक ये फूलपुर। तो कैसा देख रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप जो है जनता के बीच में यहाँ पे जा रहे हैं? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं और जो मुद्दे हैं बहुत प्रभावी हैं। सबसे पहला मुद्दा है महंगाई का, दूसरा मुद्दा है भ्रष्टाचार का, तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब इस क्षेत्र के और हिंदुस्तान के बड़े बड़े राजनीतिक समीक्षक भी मुझे लगता है कि समझ नहीं पाएंगे। वो मुद्दा है कि हर आदमी को, आम मतदाता को ये बात अब खलने लगी है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में जमहूरियत, लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। यह इस चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के अलावा सबसे बड़ा एक मुद्दा और भी है जिसमें यहाँ के मतदाता को लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है और मोदी सरकार अगर रहेगी तो लोकतंत्र में हमारा जो वोट का अधिकार है, जो इस जमहूरियत में सबसे बड़ा हथियार होता है मतदाता के पास, उस पर संकट है। ये हम लोगों ने महसूस किया है और उसके खिलाफ भी और मतलब मतदाता पूरी तरीके से जागरूक है। जैसे ईवीएम का मसला है, तो ईवीएम का मसला किसी राजनीतिक दल ने उठाया हो, अलग विषय है, लेकिन आप लोग भी पत्रकार की हैसियत से गांव देहात में जाइए तो ये ईवीएम और निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता पर जो संदेह खड़ा हुआ है, जो क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ है, उसका वो मुद्दा जनता का है। ईवीएम की बात आपने की, तो इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि ईवीएम को लेकर के, जैसे आपने तेलंगाना जीता, कर्नाटका जीता, हिमाचल जीता, तो वहाँ पे आप क्या कहना चाहेंगे ईवीएम को लेकर? देखिए, ये बहुत टेक्निकल इशू है। जो ईवीएम के जानकार, या अभी आपने 3 दिन पहले आपने देखा होगा कि जब वीवीपैट पर सुनवाई चल रही थी, उसी वक्त ईवीएम जैसे जब मतदान केंद्रों पर जाती है तो उसकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग में वहाँ एक बटन दबाई गई भाजपा की, तो भाजपा के लिए 4 वोट रजिस्टर्ड थे। कितने वोट रजिस्टर्ड हुए? 4। 2 कहीं 4 भी हुए। अगर 2 भी मान लेते हैं। अच्छा, दूसरा मुद्दा ये आया कि एक ईवीएम मशीन की जो वोट रजिस्टर्ड करने की कैपेसिटी है वो 1500 की है और उसमें 2500 वोट रजिस्टर्ड हो जा रहे हैं। तो ये बड़ा टेक्निकल इशू है और इस तकनीकी इशू पर ही ये निर्वाचन आयोग मोदी सरकार से मिल करके ये कारनामा कर रहा है। जहाँ तक आपने तेलंगाना और क्या कहते हैं हिमाचल की बात की, जहाँ वोटों का परसेंटेज कांग्रेस का या जो जिन पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी को हराया है, उनका जब वोट का परसेंटेज 60%, 70% के ऊपर चला जाता है, तब ये ईवीएम की सेटिंग होने के बावजूद भी वोटों का जो अंतर है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर उसमें बीजेपी कामयाब नहीं होती। ये टेक्निकल इशू। अच्छा पूजा जी, आपसे मैं जानना रहा हूँ, कांग्रेस का क्या एजेंडा है या आपका इंडिया अलायंस का क्या एजेंडा है जिसको लेकर के आप जनता के बीच में जाना चाहते हैं? देखिए, जो भी हमारा आज भाजपा सरकार आपको कह रही है मैं ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, आप ये जमीनी स्तर से आप शुरू हो जाइए। कांग्रेस की योजनाओं को जब हम गाँव में जाके बताते हैं, इंदिरा आवास योजना, मिड डे मील की योजना, आशा योजना, आंगनबाड़ी योजना, सारी योजना हमारी कांग्रेस ने दी। मनरेगा योजना, आप बताओ हमें ऐसा कोई योजना आप बताओ जो जमीनी स्तर से भाजपा ने हमें दी। तो फिर 25-30 साल से आप देखिए कांग्रेस यूपी में जो है नहीं दिखाई पड़ रही है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? एक्चुअली ऐसा है ना कि कभी कभी इंसान कुछ बदलाव चाहता है,
और वो बदलाव का भी अब सीमांत होने जा रहा है, क्योंकि महिलाएं सबसे ज्यादा बेरोजगारी का असर किसको होता है? औरतों को होता है। आज आप हर मुद्दे पे आके, कभी भाजपा से आपने बेरोजगारी पे कभी सुना है उन्होंने कुछ बोला है? बेरोजगारी पे आज हमारे नौजवानों को रोजगार चाहिए। भाई आप कितना दिन हमें परेशान रखोगे? वो कभी भी आपसे रोजगार के बारे में चर्चा नहीं की। आप तो मीडिया से हो। नहीं, मुद्रा लोन के लिए तो कहते हैं ना कि हमने मुद्रा लोन दे रखा है। आप हर जगह यही बात क्यों कहते हैं? अच्छा आप बताइए वैकेंसियां कितनी आई? आज हमारे बच्चे क्यों बेरोजगार घूम रहे हैं? कब तक ये राशन का दे करके और जुमलेबाजी करेंगे? हमारा बच्चा अगर जॉब करेगा तो अपने पूरे परिवार को हर चीज से संतुष्ट रखेगा, हमें और किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और यहीं आकर वो पीछे हो जाते हैं। मोदी जी यहाँ क्यों नहीं सुनते कि हमें रोजगार चाहिए? इस बार सबसे ज्यादा बेरोजगारी का असर आएगा जनता को। आज हमारे नौजवान बहुत परेशान हैं, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। आज हमारे बच्चे ये सोच ही नहीं पा रहे कि वो भटके कब होंगे। यह 40 वर्ष के हो गए बच्चे, उन्हें रोजगार नहीं मिला। क्या आप मीडिया वालों को भी ये सवाल नहीं लगता है? हमें लगता है कि ये सवाल तो आपको भी सबसे पहले करना चाहिए कि आज तक रोजगार के लिए क्या सोचा उन्होंने। आज महंगाई आप देख लो, अभी हमारी सब्सिडी आ गई, गैस देखिए कहाँ चला गया भाई। उज्ज्वल योजना का क्या लाभ उठाए हम बताइए? हमारा बच्चा बेरोजगार है। आपकी सरकार जब बनेगी तो आप क्या इसमें सुधार करने जा रहे हैं? हमारी सरकार बनेगी, पहले तो महंगाई को ही हम देखेंगे। हमारी कांग्रेस की सरकार में इतनी महंगाई नहीं थी जितनी महंगाई अब है। और अब सब पहले हमारी सिंपल कहावत है, दाल रोटी खाएंगे हरी गुण गाएंगे। अब क्या खाएं भाई? जरा भी बता दो, दाल की कीमत बता दो। अब दाल रोटी खाएंगे, बदल दिया हमने। मोदी जी चाय की बात करते हैं, बिल्कुल जमीन से आए हैं आसमान में, और हमें बिल्कुल जमीन पे भी नहीं भेज रहे हैं। हमें तो दाल रोटी से भी उन्होंने वंचित कर दिया। हमारे गरीब रिक्शा चालक भाई साहब वो कहते हैं अब दाल रोटी खा के हरी गुण नहीं गाएंगे, अब रोटी नमक खा के हरी गुण गाने वाली सिस्टम आने वाली है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि जैसे कि भाजपा के भी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस बात कर रही है कि हम जो है सरकार बनाने जा रहे हैं या अलायंस बनाने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने रायबरेली और अमेठी जैसी जो परंपरागत सीटें हुआ करती हैं कांग्रेसी, उस पर भी अभी तक आप लोगों ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए। तो ये क्या कहीं कॉन्फिडेंस लेवल कम है आप लोग का? क्या वजह है कि अभी तक आप लोगों ने नहीं किया? और एक अभी से और ढूंढूं, क्या 26 तारीख की बात कर राहुल गांधी वहाँ से नामांकन करने जा रहे हैं अमेठी से? 2 क्वेश्चन। देखिए हर चीज भाजपा तो मैं नहीं बताती, बहुत चीजें भाजपा भी अपनी गोपनीय रखती है। रही बात जनता को तो बताएंगे आप? जनता को बताएंगे ना, जब हमारा प्रत्याशी वहाँ जाएगा तो भाजपा को इतनी बेचैनी क्यों है हमारी बातों को चुप्पी साधने से? हमें तो कभी परेशानी नहीं होती है। इसका मतलब देखिए इंसान क्यों घबरा जाता है? अब वो डरने लगे हैं। अब उन्हें अंदर से तो ये आ ही गया है कि हर हर मोदी घर घर मोदी वाली चीज अब रही नहीं। भाई साहब आपको भी ये बात लगने लगा है कि हर हर मोदी घर घर मोदी वाली जो चीजें थी, जो जनता बोलती थी, आप भी पूरी घूम रहे हो, आप भी हर जगह जाते हो। आपको ऐसा नहीं लगता कि जनता के दिल में से ये चीजें अब निकलने लगी हैं? वही चीजें आकर हमें प्लस करेंगी। हम ये बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल अगर है कि हमारी सरकार बनाने जा रहे हैं, आप आने वाले कल में इंतजार करिए, वो दिन भी आएगा और वो जवाब भी आएगा। आज ही हम जवाब दे दें शायद ये अशोभनीय होगा, और मैं देना भी नहीं चाहती हूँ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इंतजार करिए। जैसे भाजपा कह रही है ना कि 70 साल हमने कुछ नहीं किया, और 70 साल हमने क्या किया ये जनता को पता है। आने वाले कल में भी हम क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, ये जनता स्वयं निर्धारित करेगी और उसका जवाब भी देगी। यही मैं कहना चाहूँगी, जनता को यही संदेश देना चाहूँगी। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सूरज टाइम्स नाउ। नमस्कार।